मान लेते हैं कि अफ्रीका से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, लेकिन यह भी सही है कि मानव सभ्यता सभ्य कहाँ से बना है। मानव सभ्यता सभ्य भारत से ही बना है। जो बोला जाता है होमो सापियंस, होमो सापियंस जो हमारा जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो ह्यूमन और मॉडर्न ह्यूमन कहाँ से बनी है, भारत से बनी है। तो मॉडर्न ह्यूमन बनने में और जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, कई सारी डेवलपमेंट है, जैसे नोमैडिक से सेटलमेंट की तरफ से आया है, और कई सारे जो लेवल क्रॉस करके आज जो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न से और मॉडर्न जो आधुनिक भारत बोलते हैं, उसके बाद अत्याधुनिक भारत बोलते हैं। तो आज जो अत्याधुनिक है हम सब, उसके पीछे का रहस्य भारत से जुड़ी हुई है। इसीलिए तो ये बोला जाता है गर फिर दुस बरर वे जमी अस्त, यही अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर पृथ्वी पर और दिस वर्ल्ड में कोई भी स्वर्ग का परिकल्पना किया गया है तो भारत को देखकर किया गया है। इसका मतलब स्वर्ग कहीं है तो भारत पे है, सिर्फ भारत पे है। जो भारत का सभ्यता हमें ये सुझाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतस्थाने धर्मस्य तदात्मानं सुरम्यहं परित्राणाय साधूनां च विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत जो रामायण महाभारत का देश है, जो विश्व में यूनिक आइडेंटिटी रखता है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ, ये मेरा गर्व की बात है कि मैं भारत से जन्म लिया हूँ, और आज मैं ये दो चार बात मेरे जो लिमिटेड नॉलेज है वहाँ से बोल रहा हूँ। राम से लेकर बुद्ध तक, पांडव से लेकर मौर्य तक, महावीर से लेकर शिवाजी तक, कृष्ण से लेकर विवेकानंद तक, भारत मानव सभ्यता का एक उपजाऊ भूमि है। ये एक फर्टाइल लैंड है जो मानव की सभ्य बनाने के लिए हमें बुद्ध दिया है, जैन महावीर दिया है, राम दिया है, युधिष्ठिर दिया है, और कई सारे जो कंसेप्ट हमें दिया है। चाहे वो हमें ये मान लेते हैं ये सही या नहीं, हमें उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, उसका रहस्य थोड़ा अलग है। इसलिए बोला जाता है शान निराली इस देश की, पहचान निराली इस देश की। तो भारत का जो गौरव शौर्य है वो कुछ अलग है। और मैं दो चार बात बोलना चाहूँगा। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोग से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। यदि अमरपुरी अर्थात स्वर्गपुरी से कहीं बड़ा है तो सिर्फ भारत है। खैर छोड़िए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा भारत के बारे में। हमें भारत के इतने महान क्यों मानते हैं, उसके पीछे कोई वजह होगा, नहीं तो हमें ऐसे हवा में बात करने से हमारा कोई नहीं सुनेगा। खैर, जो फाइयान है, हुएनसांग है, कई सारे जो फिलोसोफर्स तैयार होकर जो वर्ल्ड में अपनी जो फिलोसफी दे गई है, तो उसके जो नींव भारत में हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कई सारे जो धर्म के का उत्पत्ति स्थल है भारत। संभवतः हमें आर्यन है या नॉन आर्यन है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, उसमें हम नहीं घुसना है। आज हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं बुद्ध के बारे में दो चार बात बोलूँगा। जहाँ था धन वैभव ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था पल पल का सुख, जहाँ था पग पग पर श्रृंगार, जहाँ था रूप रस यौवन की थी सदा बहार,
वहां पर पल बढ़ पाकर विकास, कहाँ से तुम्हें जग उठा अपने चरे और के संसार पर। जो प्रिंसली, जो प्रिंस हुआ करता था, जो सांसारिक सॉरी रॉयल एंजॉयमेंट में रहना था, उसको क्या जरूरत पड़ा कि संसार की कल्याण करने के लिए, संसार की लोगों का भलाई करने के लिए सिर्फ ये भारत की मिट्टी से हो सकता है। सुख को त्याग कर संसार का भलाई करने के लिए जो भारत हर वक्त ये लड़ाई लड़ी है, भारत को लेकर कई सारे जो विदेशी ताकत है उसका जो लूटने की जो ख्वाहिश है वो भारत को बर्बाद करने के लिए हर वक्त जुटा हुआ है, जुटा हुआ था, जुटा हुआ है और होकर रहेगा। लेकिन ये नए भारत है, उसमें उसका खतरा नहीं है। हमारा यूथ के पास इतना ताकत आ गया है, वो डिफेंड कर सकते हैं। तो इसको लेकर मैं और दो चार बात कहूँगा। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर की आननों को देखो, अंबर की आननों को देखो, कितने उसके तारे छूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोले टूटे तारे पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गए सो बात है, जो बीत गए सो बात है। हमें ये सोच कर छोड़ देते हैं, जो बीत गया है, जो हमारा जो बलिदान दिया गया है, जो ऋग्वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, उसके साथ साथ जो हेटेरोडॉक्स बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मराठा राजपूत ने जो किया है हमारे देश के लिए, जो गांधी और नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय से लेकर मदन लाल धिंगरा, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जो किया है, उसके बारे में क्या है, वो बीत गए सो बात नहीं है, वो हमारा स्वर्णिम अध्याय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो बृहदत्त, प्रद्योता, हरियंका, गुप्त, मौर्य, गंग, चोल, पांड्य और कई सारे कितना राजवंश ने देशों को जो कंसोलिडेशन करने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी, उसको क्या हो गया, एक समय जब गजनी, घोरी, जिसे ग्रीक, पारसी, ईरेस, डॉच, दिनामार, पोर्तुगीज ने भारत को लूटा है। राजपूत, मराठा, अहमिया आदि कई सारे शक्ति देशों को इस खतरे से झेलने के लिए कोशिश में ये लग पड़ी कि जो फॉरेन इन्वेडर्स है उससे कैसे हमारा देश बच पाए। शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई का जो त्याग है हमें चाहे तो भी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है जो हमें भूलने नहीं देगा। इसलिए तो एक शिवाजी के बारे में दो चार लाइन बोलूँगा। इंद्रजीवी जंभ पर बाड़ंभ, सुगंभ पर रावण, संदभ पर रघुकुल राज है ना। पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर सीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्हजिमी कंश पर, जो मलिच वंश पर शेर शिव राज है। मतलब शिवाजी का ताकत यहाँ से हम अंदाज लगा सकते हैं। जो हो फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है, रियल नेशनलिस्ट लीडर बोला जाता है, जिसमें देश भक्ति कुट कुट कर भरा हुआ था। उसका भारत के प्रति समर्पण, भारत के प्रति जो अपनी त्याग हमें भूल जाएंगे तो हमारा ये पाप होगा। हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलना जरूरी है। हमें ये हमको ये जो पृष्ठा फिर से उलटना पड़ेगा। हमें
देखना पड़ेगा हमारा इतिहास कितना बड़ा था। बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये क्या है? हमारा भारत का जेम्स है। इसको इरेज ने धकेल दिया। जो व्हाइट मैन बॉर्डर थ्योरी है, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थ्योरी है, उसको प्रूव करने के लिए कि गोरे लोगों ने सब कुछ, ये जो वर्ल्ड को सब कुछ दिया है, तुम काले लोगों ने कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये गलत प्रूव कर दिए थे। अभी नहीं, 400, 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले। वो बुद्ध हो या आर्यभट्ट हो, बराहमिहिर हो, कई सारे जो हमारे महापुरुष ने ये हमें ताकत दी है कि हमें कमजोर नहीं है। हमें ये सीने पे हाथ रखकर ये बोल सकते हैं कि भारत एक कमजोर का देश नहीं है, एक ऐसा लोगों का देश है जो भारत पे कहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये अपनी देश के लिए जान, और जान तो छोड़िए, कुछ नहीं है, चाहे वो आसाफुल्ला खान हो और भगत सिंह हो और कई सारे जो लीडर्स है, ये कुछ भी नहीं है। तो जो मलीस वंश पर शेर शिव राज है, जैसे म्लेच्छ मानक भगवान संहार करता है, सेपरी कुशक्ति मानक भारत तोड़वा शिवाजी अक्लांत चेष्टा कर जाइछन्ति। सॉरी, मैं उड़िया में बोल दिया हूँ, क्या कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो इसलिए मैं मेरा जो मुंह से उड़िया निकल गया है, इसलिए सॉरी। ओके, तो अभी हम वो शक्ति के बारे में बात करेंगे जो भारत को कमजोर बना दिया था एक समय से। ये जो शिवाजी के बारे में जो बोला हूँ, ये कवि भूषण ने लिखा था। तो कवि भूषण का और एक जो पंक्तियां हैं मैं बोलना चाहूँगा, जो औरंगजेब के बारे में था। जो देखिए, जो शिवाजी को कितना मर्यादा देता था, तो औरंगजेब को कैसे वो वर्णना की थी। हाथ तस बीह लिए प्रात उठे बदंग कोई, हाथ तस बीह लिए प्रात उठे बदंग के, श्राप ही कपट रूप कपट सुजब के, सागरे में जाय दरा चौक में तु चुताय लीन है, छत्र हूँ छिताय मनो मोरे बुढ़े बप के, भूषण मनत छर संधि मति मंद महा, सो चूहे खाए के बिल्ली बैठी तप के। मतलब हमें जो बोलता है, हम जो बोलते हैं ना, 100 बिल्ली खाकर, सॉरी 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज पे, ये बात हो गई। हमारा जो यूनिटी था भारत में, जो यूनिटी इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, कई सारी ऐसे शक्ति भारत को कमजोर बनाने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी। खैर छोड़िए, अभी हम दूसरे पन्ने पे जाएंगे। वो क्या थे जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। महाराणा प्रताप की वो वाणी जो राजा को एक महान राजा बना दिया, उसके बारे में हम 2-4 पंक्तियां बोलेंगे। अकर की इस बस से हर कोई हैरान था, प्रताप को झुकने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। कौन तैयार था? जो मुस्लिम साहित्य थे। पर मेवाड़ सरदार को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था। वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, जो स्वराज बोलते हैं, स्वराज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, वो ऐसे जो कई सारे स्वार्थ को त्यागने के लिए, हाँ, उसके पास क्या था, जो मन में जो ग्रीड होना था, वो ग्रीड नहीं था। चाहे वो मंगल पांडे हो या बक्सी जगबंधु हो, जय राजगुरु हो या रानी लक्ष्मीबाई, क्या कर दी देश के लिए। मंगल पांडे के लिए हम एक फिर 2 बात बोलूँगा। मंगल मस्ती में चूर चलत, पहिला बागी मशहूर चलत,
गौरन का पलटन के आगे बलिया के बांका सुर चलत। जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी के बारे में हम बोलते थे, जो हम व्हाइट मैन बर्डन के बारे में बोलते हैं कि हर वक्त ये जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने को सुप्रीम दिखाने के लिए बोलते थे। हम भारतीय को डक्स बोलते थे, सुअर बोलते थे। और तब मंगल पांडे जैसा जो वीर थे उसके जो सोच को थोड़ा बदल कर रखती है, थोड़ा क्या ये नींव हिलाकर रखती है। ये जो नेशनलिज्म का जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करके गए मंगल पांडे ने, चाहे वो शहीद है गए, वो तो शहीद है नहीं सकते, वो अमर हो गए इस भारत के लिए, इस भारत की स्वाधीनता के लिए। और दो चार बात हम रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जो त्याग है भारत के लिए, हम तो ये छोटा वो जानते हैं। वो बोलता हूँ, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खुद लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो जो रानी थी वो भारत की जो स्वाधीनता के लिए, भारत में जो कुछ शक्ति है, जो व्हाइट मैन्स थे, जो इंग्लैंड्स थे, ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे सिस्टम को बिगड़ा कर रख दिए थे। कई सारे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, सब्सिडरी अलायंस, ये जो घटिया बात लेकर आते थे, उससे लड़ने के लिए, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो एक कमजोर औरत जो बोला जाता है भारत में, उसको ये उलट कर रख दिए। लड़की चाहे तो सब कुछ कर पाएंगे, ये जो बात को सिद्ध करते हुए अंग्रेज से लड़ाई हुई, और वो लड़ाई से वो शहीद हो गई। लेकिन माता और जो हमें ये बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई का त्याग हम को कभी भी ये भारत भूल नहीं पाएगा। अभी हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो, चौपकार ब्रदर्स हो, गंगाधर तिलक हो, या रास बिहारी बोस हो, अरविंद बोस, खुदीराम बोस, और कितना नाम मैं बोलूँगा, वीडी सावरकर का नाम बोलूँगा, भगत सिंह का नाम बोलूँगा, किसी का नाम बोलूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और राजेंद्र प्रसाद का, मोतीलाल नेहरू का, CR दास का, चित्तरंजन दास का, सूर्य सेन का, अशफाक उल्लाह खान का, चंद्रशेखर आजाद का, किसका नाम बोलूँगा? ये तो एक दिन में नहीं होने वाला ये सारे नाम। ये 200, 400, 500, लगभग 4000 वर्ष का ये जो लड़ाई है, ये जो भारत का गौरव है, ये तो लाख वर्ष पुरानी है। तो इसीलिए मैं 2-4 बात बोलता हूँ। ये मेरा लिमिटेड जो नॉलेज सोर्स से मैं बोल रहा हूँ। ये कितने जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो जाग उठे देश की स्वतंत्रता के लिए। वो अपनी जो ब्रिटिशर्स का जो घटिया कानूनी थे, इसके लिए जो भारतेंदु जी ने जो लिखा है वो उसका नाम क्या है, अंधेरी नगरी चौपट अंधेरी नगर चौपट राजा। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज रखते हुए मेरा ये विषय से फिर मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं है, 2-4 मिनट लगेंगे। तो एक जो टाउन था वहाँ पे एक राजा था, वो सोना और जो कॉटन है उसके एक का भाव था, एक रेट था। तो एक वो सटका हुआ राजा था। तो उसके पास एक लोगों ने ये कंप्लेन लेकर आया कि मेरा जो बकरी है मर गया, लेकिन पड़ोसी की जो वाल गिर जाने से वो मर गया। तो
राजा ने तुरंत बोल दिया, वो वाल को लेकर आओ, हमें उसको फांसी देना है। वाल का मतलब क्या है, जो ये वाला है, ये है वाल। जो मकान का जो हमें क्या बोलेंगे, जो ईंटे में से जुड़ा हुआ जो खंबा है, वो उसको फांसी देने की बात क्या है कि वो सटका हुआ था, वो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। तो उसी के चक्कर जब वो ये हुआ तो बोले नहीं, आप कैसे एक वाल को आप फांसी देंगे, तो वाल किसका है उसको लेकर आओ। वो बोला कि मेरा कोई कसूर नहीं है जी, और जो बनाया है वो उसका कसूर है, जो मिस्त्री है उसको फांसी देने की बात की। तो जो था, जो बनाया था उसको लेकर पूछा गया कि आपको फांसी दिया जाएगा, आपके क्या राय है। वो भी बोला मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये जो मिक्सर किया था, जो सीमेंट वगैरह का मिक्स किया था, उसका कसूर है, वो थोड़ा पानी ज़्यादा भर दिया तो इसीलिए क्या है, ये जो वाल गिर पड़ा। तो अभी जो वादकर था उसको लेकर पूछा गया कि आपको फांसी देना है, आपका राय क्या है। तो वो बोल दिया मेरा कोई कसूर नहीं है जी। और जो वैसल था, जो पॉट था, वहाँ पे पानी कितना था मैं उसमें देख नहीं पाया, क्या कि उसका जो पानी भरने की जो जगह है वो थोड़ा नैरो है, इसीलिए मुझे नहीं दिखा दिया। तो मैं पानी कितना उसमें बगा दिया तो मुझे मालूम नहीं हुआ, इसीलिए जो पॉट जो भेसल बनाया था उसको लेकर आया गया है। ऐसे होकर ये जो साइकिल है राजा की एक मंत्री से आकर खड़ा हो गया। तो मंत्री को बोला गया कि आपको फांसी दिया जाएगा, आपका क्या राय है। तो वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और उसको लेकर फांसी की सजा दिया गया। तो जब फांसी का जो फंदा है उसके गले पे लगा गया, तो वो एकदम पतला था, दुबला था, इसलिए वो जो फंदा है एक तरफ से ये जो गले से होकर और वो नीचे उतर गया। तो सब लोग ने ये देखकर हंसने लगे। तो राजा ने तुरंत ये ऑर्डर दे दी कि मुझे तो फांसी देना है, लेकिन किसको देना है ये जरूर नहीं है, मुझे एक फांसी चाहिए। तो ये जो फांसी का फंदे लेकर चले जाओ, और जिसको ये जो गले में फिट हो जाएगा उसको क्या दे दो, फांसी दे दो। तो जो मिलिट्री था, जो राजा का आदमी था, वो ये खोजने के लिए चले गए और एक ब्राह्मण को लेकर आए और उसके गले में जो फांसी का फंदा लगा गया। ये देखिए, और उसके आगे भी कहानी है, मैं नहीं बोलता हूँ। तो मतलब क्या है, कौशल किसका है ये बात नहीं है, हमें पनिशमेंट देना है। जो रावला अटैक आया था, हो गया ना, जो भी मुंह खोलेगा उसको हम पीटेंगे। ये जो दमन मूलक जो शासन था ब्रिटिशर्स का, इसीलिए हमारे देश में नाराजगी पैदा हुई थी। फिर ये झाड़िए, अभी हम बात करेंगे मदन लाल डिंगरा की बारे में, जो एक हल्ला बोल दिया था और जो यूथ से सेंसेशन बन गए हैं, जो यूथ का लीडर बन गए हैं। कौन? मदन लाल डिंगरा ने दो चार बात बोली थी। क्या था? सांस बनी है आंधी सी, सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठी है सीने में, जब तक गुलाम है देश मेरा, जब तक गुलाम है देश मेरा, मजा कहाँ है जीने में। जब हम गुलाम है, स्लेव की तरह जी रहे हैं, तो जीने का मतलब क्या है। लोगों के अंदर में ये एक नेशनलिटी का फीलिंग्स लेकर आया, यूथ का सेंसेशन बन गया। और होकर चाहे वो अलीपुर कंस्पिरेसी केस के बारे में हम बात करेंगे, या काकोरी कंस्पिरेसी, लाहौर कंस्पिरेसी, जीरागंज आर्मोरी रेड, कई सारे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गया ये दो चार व्यक्ति की
बारे में, और जो चापेकर ब्रदर्स थे, नाटू ब्रदर्स बोलते थे, वो एक कई सारे जो रिवोल्यूशनरी आइडिया भी भारत में शुरू हो गया जब मदन लाल डिंगरा जैसा जो आदमी का एक्टिव स्पीच आरंभ हो गया। जब उसको फांसी दिया गया तो वो लास्ट मोमेंट में अपनी शौक मरने की शौक नहीं मनाया, वो अपनी बाल और जो टाई है उसको ठीक करके दो चार बात बोला, जो उस वीर पुत्र को अमर कर दिया कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि भारत को मैं धनशाली बना सकूं, कि मेरे पास इतना जो शक्ति नहीं है कि ये जो दुष्ट शक्ति को हम फेंक सकूं, लेकिन मेरे पास है तो एक है जीवन, जो मेरे पास है, मेरे अधीन में है, मैं उसको अपने देश के लिए न्यौछावर कर सकूं, इसी में मुझे कोई नहीं रख सकता है। तो ये जो था, एक जो आइडिया था, एक क्रांतिकारी आइडिया था, वो भारत में फैल गया। ये जो बातें था ना, मुर्दा को भी जिंदा कर देने की बातें था, उसका बातों में ऐसा एक जादू हुआ करता था। अपनी अब तो युवक को बनना सीखना पड़ेगा, और हमें देशों के लिए, अपने देशों की आज़ादी के लिए ये कुछ भी नहीं है, ये जो लोगों को, भारतीयों को कन्विंस करने में ये सफल हो गया था। अभी हम और दो चार लीडर्स के बारे में बात करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, CR दास, बाबूजी जो राजेंद्र प्रसाद की रूप से जाना जाते हैं, और स्वाधीनता के बाद वो भारत का राष्ट्रपति भी बने हैं। सूर्या सेन, भुलाभाई देसाई, CR दास, सॉरी राजगोपालचारी, CR दास तो बोल चुका हूँ। कई सारे जो लीडर्स हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और किसी के बारे में मैं बोलूँगा, वो तो ये जो लिस्ट है वो एक दिन में नहीं करेंगे। तो कई सारे जो लीडर्स हैं, देश की आज़ादी के लिए जीवन को न्यौछावर कर दिए हैं। तो और एक लड़की थे जो रानी गाइडिनलो, वो अपनी जो जवानी जेल में बिताई थी, लगभग 13 साल से लेकर उसका स्वाधीनता से बाद में उसको रिहा किया गया है। वो जो लीडर्स थे, अपने जो यूथ समय को भारत के लिए न्यौछावर कर दिए, वो अपनी खुद को त्याग कर भारत की फ्रीडम के लिए वो एक तरफ से झुक गए थे। तो उसमें और एक दो बोलूँगा, जो रेवोल्यूशनरी आइडिया को बढ़ावा दी थी, उसके एक लीडर है आसफ उल्ला खान, जो फांसी फंदा को अपनी गले में खुद वो खुद लेकर झटक गए थे। तो आसफ उल्ला खान जी ने दो बात की थी, जिंदगी बादे फना तुझे को मिलेगी हसरत, तेरा जीना मरने की बाद होगा हसरत। तेरा जो जीना है वो जीना नहीं है जब तक भारत आज़ाद नहीं है। तुम्हारा जो जीवन अमर हो जाएगा जब देश के लिए तुम मरने सीख जाएंगे। ऐसे जो बात थे देशों में एक तरफ से टुगेदरनेस लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए सफल हो गए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल के दो बात में बोलना चाहूँगा, उसके बारे में मैं तो क्या बोलूँगा, ये इतना बड़े कवि थे। हे लिए हथियार दुश्मन, हे लिए हथियार दुश्मन, ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सी ना लिए अपने इधर। देखो ये राक्षस, ये जो व्हाइट मैन की रूप से जो राक्षस है, वो क्या है, हथियार लेकर वहां पर खड़ा है। हमें भी यहाँ पर यूं रुके हैं कि हमारे पास सीने हैं, देखेंगे उसके गोली में कितने दम है और हमारे सीने में कितना ताकत है।
तो ये जो सारे बात है, हमें इस सोचने से हमको ये लगेगा कि जो एक जो बोला जाता है ना, देश को आज़ादी करने के लिए लोगों ने किस किस तरीका को अपनाए हुए थे। ब्रिटिश कितना नरसंहारी थे हम तो ये पता कर सकते हैं, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। वो एक उसके लिए एक पोएम भी रचा गया है, जो जालियांवाला बाग में बसंत की नाम से ये जो टाइटल किया गया है, उसमें लिखा गया है, वायु चले पर मंद चले, वायु चले पर मंद चल से उसे चलना, वायु चले तर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहे संग उड़ा कर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने की गावे, भ्रमर कतर गुंजर कष्ट की कथा सुनावे। हे बसंत, आप जाओ, लेकिन ये जालियांवाला बाग से नए होकर जाएंगे तो अच्छा होगा। क्या है कि उसमें जो भारत का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हजारों की लाशें गिरी थी, हमारा जो ये जो जालियांवाला बाग रक्त से भिजा हुआ है, तो इसका जो दर्द है, उसका जो गम है, लोगों पे अभी तक नहीं सूखा है। इसीलिए हे बसंत जी, जब कोकिल गाएगा तो ये बोल देना कि वो मधुर स्वर में बात ना करे, वो रोने की बात की है। तो देखिए ये कितना बड़ा जो कॉम्बिनेशन है, हमें अच्छी तरह से ये सोचना चाहिए। मानने में अंग्रेज और मानने में से भारतीय थी। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई, साइमन कमीशन आया था, साइमन को बैग की नारा लगाया गया था, जो लाला लाजपत राय के बारे में जो बोला जाता है, अंग्रेज ने पीट पीट कर हत्या कर दी। तो भगत सिंह जैसे लोगों ने ये जो बातों को अपनी अंदाज में ये बोले, अब जो तेरा खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, देश के हित काम न आए, बेकार वो जवानी है। अभी ये वक्त आ गया है देश के लिए, अपने के लिए और नेशनलिटी के लिए अभी हम काम करना है। हम देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अभी एकत्रित होना जरूरी है। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में तो हम जानते हैं, वो कितने बड़ी लीडर थे। और जब वो उसको 50 साल का 25 साल का जो सज़ा मिली हुई थी, 25 का मतलब 50 साल का सज़ा मिला था। तो एक जेल का एक जेलर ने पूछा, जी आपको 50 साल का ये जो पनिशमेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो वो हंसकर ये बोले, जब मुस्कुराते हुए बोलने की कोशिश की थी, तो जेलर ने बोला, आप क्यों ऐसे हंस रही हो? क्या आप ये जो बातें सुनकर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? तो सावरकर ने ये बोले, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, आपका दिमाग खराब हो गया है कि आप ये गलत फहमी में है कि आप और 50 साले भारत में रहने की ख्वाहिश रख रही है, लेकिन हमें ये नहीं होने देंगे। हमें आपको तुरंत ही भारत से खदेड़ देंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन थे किसी का, जो विनायक दामोदर सावरकर की, वो ये माना जाता है कि वो एक कवि भी थे। वो अपनी जो कविताएं हैं वो जेल की कांथों में एक पत्थर में लिखते थे और उसको याद करते थे। लगभग ऐसे 6000 कविता जो जेल की वॉल में लिखी थी, और जब वो रिहा होकर वापस आए तो उसको अपनी जो किताब है वहाँ पर लिखी थी। ये बोला जाता है, मैं भी कहीं से
सुना था ये। तो भारत की स्वाधीनता के बारे में हम तो ये रेडिकल थिंकिंग रिवोल्यूशनल आइडिया में बारे में जानते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा जो लिबरल पॉलिसी है, नॉन वायलेंस का पॉलिसी था गांधी जी का, ब्लैक मैजिशियन बोला जाता है। कहीं का मुद्दा कहाँ से लेकर उसको इशू कर देते थे। खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये हुआ था तुर्की ऑटोमन एम्पायर का मुद्दा, मुसलमान का जो उठाया गया था, उसको लेकर भारत में एक नेशनल मूवमेंट का दर्जा दे दिए थे। वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो गांधी यूनियन का बारे में बोला जाता है, जो वो ब्रिटिशर्स ने जबरदस्त हमारे लोगों के ऊपर प्रहार कर रही थी, हमारे लोगों ने वो जो कष्ट लेकर उसका ट्रीटमेंट होकर फिर से आकर खड़ा हो जाते थे, और जो प्रहार खाने के लिए बोलते थे। तो इसका जो फोटो जो वायरल हो गया, ब्रिटिशर्स ने ये बोले थे कि हम लिबरल तरीके से भारत को शासन कर रहे हैं। तो भारत में ये आया कि आप लिबरल हो तो ऐसे लोगों को क्यों पिटाई कर रही हो। तो यूरेन ने ये उसके ऊपर एक जिम्मेदारी, यूरेन कौन था भारत में जो वाइसराय बना हुआ था, ब्रिटिश पीएम ने फोन किया, यूरेन आपने ये क्या कर दिया, हमारे ऊपर इतना सारे वर्ल्ड प्रेशर आता है। देखो ये जो वीडियो है, ऑडियो है, जितना भी फुटेज है वहाँ पे ये सर्च करके देखो कि हमारे ऊपर कहाँ पे आक्रमण हुआ है। तो यूरेन ने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो खंगाल दिए, लेकिन एक ही फोटो ऐसे नहीं मिली है, एक भी वीडियो ऐसे नहीं मिली है कि भारतीयों ने ब्रिटिश के ऊपर हमला किए थे। तो गांधी जी का एक दूसरा पॉलिसी था जो वो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो बोला जाता है, जो उसका जो ऑटोबायोग्राफी है वहाँ पे ये लिखा है, वो अहिंसा से और शांति तरीके से भारत के लिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कई सारे जो मूवमेंट लेकर भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराने में जुटी हुई थी। इसलिए तो ये बोला जाता है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ना हथियार है, ना बम है, ना गोली है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी नॉन वायलेंस का जो तरीका है वहाँ से भारत को फ्रीडम दिलाई। और किसी के बारे में मैं बताऊं, ये जो मेरे जो लिमिट नॉलेज है उसमें और बातें हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये तो बातें नहीं सरेगी, ये बात इंग्लिश है, असीम है, हमें मैथमेटिक्स ये पढ़ते हैं ना, ससीम और असीम की बात बोला जाता है। ये असीमी ये समझने वालों में से नहीं है, ये लंबी कहानी है, लंबी हिस्ट्री है, गोल्डन मोमेंट्स का ये मुख्य साक्षी है। तो हम यहाँ पर बात को रखते हैं, लेकिन मैं अंत में एक बात बोलूँगी, हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स का लेगेसी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसमें काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और देश में फिर यूनिटी इंटीग्रिटी लाने की अभी तो है, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। नहीं तो लोगों ने क्या बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें लेकिन बड़ा पाव खाते। तो बात बड़ा बड़ा करती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है, पॉलिटिशियंस की तरफ हो जाएगा। तो हमें ये जो लेगेसी को, ये विरासत को हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए। अभी भी 60 से 70 देश गांधी जी के लेगेसी के ऊपर काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, सबाल्टर्न फिलोसॉफी। हमें भी और खंगालना चाहिए इतिहास का, सिर्फ गांधी जी के लिए नहीं,
सुभाष चंद्र बोस के लिए, भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कितना जो बड़ा मेहर आर्यभट्ट, हमारे जो इतने सारे जो कैरेक्टर्स है उसके ऊपर हमें और रिसर्च करना चाहिए। और ये जो गौरवमंडित इतिहास है उसको लोगों के अंदर फैलना चाहिए। तो और अभी ये जो कई सारे जो सोर्स है हमारे जो लेगेसी को बर्बाद करने के लिए जुटी हुई है, अभी भी जो फॉरेन शक्ति है, अभी भी जो फॉरेन बुक्स है, राइटर्स है, पब्लिशर्स है, वो भारत की इतिहास को दुर्बल करना बताते हैं। ऐसे भी कुछ पुस्तक है जहाँ पे मंगल पांडे को ड्रग एडिक्टेड बोला गया है और रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिशर्स का एक दासी और एक जैसा कि अंडर में काम करने की एक लड़की की तरह बताया गया है। विवेकानंद और गांधी जी को गोमांस भक्षणकारी का दर्जा दिए थे, लेकिन वो कई सोर्सेस से ये मैं पता किया हूँ कि वो बुक्स ने बैन किया गया है भारत में। वो पेंगुइन पब्लिशर, इसे कोई पब्लिशर का बारे में मैं सुना था कहाँ पर, लेकिन ये कितना सच है मुझे भी अच्छी तरफ से पता नहीं है। इसलिए बोला जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। जो जानता है उसको हम और समझने के लिए चेष्टा नहीं करेंगे। वो जो जानकर जो उसके पास ज्ञान है लेकिन हमारे लेगेसी को जो खराब करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हमें क्या करेंगे? उसको तो भारत कभी भी माफ नहीं करेगा। भारत की जो 125 करोड़ बोला जाता है वो लोगों ने कभी भी माफ नहीं करेंगे।